जी व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एसिड रेन है। तो सबसे पहले तो कि एसिड रेन क्या है। नॉर्मल जो रेन वाटर है उसकी पीएच 5.6 या इससे ज़्यादा होती है। अगर रेन वाटर की पीएच 5.6 हो या इससे ज़्यादा हो तो वो नॉर्मल रेन वाटर या नॉर्मल रेन कंसीडर होती है। और ऐसी एसिड रेन या ऐसा रेन वाटर जिसकी पीएच लेस देन 5.6 हो वो एसिड रेन कंसीडर होती है। यानी जिस रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम होगी वो एसिडिक वाटर होगा, उसकी या एसिडिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, इस वजह से फिर उसको एसिड रेन कंसीडर किया जाता है। अब सबसे पहले तो ये कि पीएच क्या है। पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किसी भी सब्सटेंस में, सॉल्यूशन में, लिक्विड में, किसी भी सब्सटेंस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से मेजर करते हैं, यानी पीएच से उसे डिस्क्राइब करते हैं। पीएच का लेवल नॉर्मली 0 से लेके 14 तक होता है। 7 जिस सब्सटेंस की पीएच होगी वो न्यूट्रल होगा। 7 से लेके 14 तक मूव करेंगे तो उस सब्सटेंस की पीएच बेसिक रेंज में आ जाएगी। और जिस सब्सटेंस की पीएच 7 से नीचे आ जाएगी 0 की तरफ, वो जैसे जैसे नीचे आती जाएगी वैसे वैसे उस सब्सटेंस की एसिडिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। पीएच डिक्रीज़ होती जाएगी वैल्यू, क्योंकि 7 से नीचे आ रहे हैं 0 की तरफ, लेकिन उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। इसीलिए जिस रेन वाटर की पीएच 5.6 या इससे ज़्यादा हो, यानी वो बहुत स्लाइट एसिडिक होता है या नॉर्मल रेन वाटर कंसीडर होता है। जिस रेन वाटर की पीएच 5.6 से नीचे आ जाएगी, क्योंकि उसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो गई है, तो फिर उसको नाम दिया जाता है एसिडिक रेन। क्योंकि जब पीएच 5.6 से नीचे आ जाती है तो ऐसा रेन वाटर फिर इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ पे, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस पे, एक्वेटिक लाइफ पे और बाकी तमाम एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, बिल्डिंग्स पे, स्ट्रक्चर्स पे, स्टैचूज़ पे। तो वो इफ़ेक्ट सारा हम स्टडी करेंगे आगे फर्दर। तो सिंपली हम एसिडिक रेन को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। रेन वाटर विच हैज़ पीएच लेस देन 5.6 इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन। इस टॉपिक में हम इसके टाइप्स देखेंगे, इसके कॉजेज़ या रीज़न्स देखेंगे एसिडिक रेन के, और इस पे इफ़ेक्ट्स देखेंगे और इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्यूवर्स, जिस साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया एसिडिक रेन को वो रॉबर्ट एंगस स्मिथ था। उसने फ़र्स्ट टाइम इसको ऑब्ज़र्व किया कि ये रेन का जो वाटर है वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ा ज़्यादा एसिडिक है। तो 1882 में उसने इसको डिस्क्राइब भी किया, लेकिन इस टर्म को जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया वो एसिडिक रेन की टर्म जो है इसको यूज़ किया गया 1972 में आके। फ़र्स्ट टाइम ये टर्म इसके लिए यूज़ की गई, एसिडिक रेन की टर्म जो है कि रेन वाटर जब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसको नाम दिया गया एसिडिक रेन। ये टर्म यूज़ की गई फ़र्स्ट टाइम 1972 में। जी, जैसा आपको व्यूवर्स अभी बताया कि नॉर्मल जो रेन वाटर है उसकी पीएच जो है वो 5.6 या इससे ज़्यादा होती है, और पोल्यूटेंट्स की वजह से जब रेन वाटर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसकी पीएच डिक्रीज़ होके 2.4 या 2.6 तक आ जाती है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच को रिप्रेजेंट करती है। जी, अगर हम एसिडिक रेन के टाइप्स की बात करें तो इनको हम मेजर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वेट डेपोजिशन एंड ड्राई डेपोजिशन। वेट डेपोजिशन में जब रेन, फॉग या स्नो जो नीचे आएगी हमारी सरफेस पे, अगर वो एसिडिक है तो वेट डेपोजिशन कहलाएंगी। और ड्राई डेपोजिशन में गैसेस और जो पार्टिकल्स हैं एयर में वो एसिडिक हो जाते हैं, तो उनको फिर हम ड्राई डेपोजिशन का नाम देते हैं।
इनमें जो सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व किए गए हैं इफ़ेक्ट्स, वो रेन और जो फॉग और स्नो हैं, यानी वेट डेपोजिशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा ऑब्ज़र्व किए गए हैं। इससे आगे अब हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि एसिडिक रेन के जो काजेज़ हैं और रीज़न्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि रेन जो है वाटर वो एसिडिक होता है। जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ये मेजर रीज़न्स हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एयर में प्रेजेंट होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह है कि नॉर्मल जो रेन वाटर है वो उसकी पीएच भी 5.6 तक होती है, लेकिन इतनी पीएच जो वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है वो एक तो जितने भी ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स हैं उनके रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। दूसरा, फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एयर में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जब रेन वाटर नीचे आ रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनिक एसिड बना देते हैं और वो वाटर थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, लेकिन ये स्लाइट एसिडिक है, यानी नॉर्मल रेन वाटर जो है उसमें भी इतनी एसिडिटी होगी जो कि 5.6 तक आ जाती है। मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो वाटर एसिडिक होगा वो नॉर्मल ही कंसीडर होगा, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। अब आ जाते हैं हम जो मेन रीज़न्स, वो दो ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये दोनों ऑक्साइड्स रेन वाटर को एसिडिक करने में या उसकी एसिडिटी को इंक्रीज़ करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो पहले मैं ये आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड एयर में कैसे आ जाते हैं। जब भी फॉसल फ्यूल बर्न होंगे तो एयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड आएंगे। लाइटनिंग का प्रोसेस होगा, थंडर स्टॉर्म का, तो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। या जितने भी ये ट्रांसपोर्टेशंस हैं, कार्स वगैरह, इनके इंजन जब वर्क कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनकी हीट से भी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। सबसे पहले जो आपको बताया कि फॉसल फ्यूल जितने भी प्लांट्स हैं वो अपने लाइफ टाइम के दौरान वो नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि उनके प्लांट्स के वुड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जब ये प्लांट्स डेड हो जाते हैं और ऐसा ऐसा ये फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में या पेट्रोलियम में, और फिर इनको फॉसल फ्यूल के तौर पे बर्न किया जाता है, तो वो एयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनकर रिलीज़ होते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में। इनको नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने के लिए लाइटनिंग रिक्वायर्ड होती है, स्पार्क रिक्वायर्ड होता है। जब भी थंडरस्टॉर्म होता है वो स्पार्क इनको मिल जाता है और एयर की नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह से जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन वर्क कर रहे होते हैं, ड्राइव करते हैं कोई भी गाड़ी वगैरह, तो उनके इंजन में जो फ्यूल बर्न हो रहा होता है उसमें भी इंजन की हीट से भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस कर देते हैं। अब आते हैं सल्फ़र के ऑक्साइड्स पे, सल्फ़र डाइऑक्साइड पे। एक फॉसल फ्यूल्स में ऑलरेडी सल्फ़र प्रेजेंट होता है, जब बर्न होते हैं तो वो सल्फ़र ऑक्साइड्स बन जाते हैं। जितने भी पावर प्लांट्स हैं जिनसे एनर्जी की प्रोडक्शन की जा रही है, उनमें क्योंकि एक्सेस अमाउंट में जो है वो कोल यूज़ किया जाता है, और अगर हम कोल की प्रोडक्शन या उसका यूजेज देखें तो पहले बहुत ज़्यादा कोल पावर प्लांट्स यूज़ किए जाते थे यूरोप में, अमेरिका में, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये ऑक्साइड्स एसिड रेन का रीज़न बन रहे हैं, तो एक एक्ट पास हुआ था 1990 में, क्लीन एयर एक्ट। उसके ज़रिए से इन्होंने ऐसा फ्यूल जिससे सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको मिनिमाइज़ किया यूज़ करना, और सल्फ़र डाइऑक्साइड की अमाउंट को डिक्रीज़ करते करते 2017 तक 88% जो है उन्होंने सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को एयर में डिक्रीज़ कर लिया था, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की कंसनट्रेशन को
अप्रोक्सीमेट 50% डिक्रीज़ कर लिया था। अब इस वक्त एयर में जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं सल्फ़र के ऑक्साइड्स के, सल्फ़र डाइऑक्साइड के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के, वो चाइना, इंडिया और कुछ हद तक जो है रशिया इनमें शामिल हैं, क्योंकि इनमें अभी भी पावर प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कोल और ऐसा फॉसल फ्यूल यूज़ किया जाता है जिससे सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एयर में रिलीज़ होते हैं। जी, यहाँ तक तो आपको ये डिस्क्राइब किया कि किस तरह से ये ऑक्साइड्स, एसिटिक ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड एयर में रिलीज़ होते हैं। जब ये ऑक्साइड्स एयर में रिलीज़ हो जाते हैं और जब भी उन एरियाज़ में रेन होगी तो ये ऑक्साइड्स रेन वाटर से मिलते हैं, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, थंडर स्टॉर्म से इनको एनर्जी मिल जाती है, तो ये रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बना देते हैं और फिर रेन वाटर के साथ हमारी सरफेस पे आ जाते हैं। और क्योंकि इनकी एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, एसिडिटी तकरीबन इनकी 2.4 या 2.6 तक आ चुकी होती है, तो फिर ये इफ़ेक्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ को, प्लांट्स को, फॉरेस्ट को और ह्यूमन लाइफ को, बिल्डिंग्स को। और ना सिर्फ ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जहाँ पे ये पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होंगे ना सिर्फ वहाँ पे एसिडिक रेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बल्कि क्योंकि ये ऑक्साइड्स एयर के ज़रिए से मूव करते हुए बहुत दूर तक, मैनी 100 किलोमीटर्स तक जा सकते हैं, तो कुछ ऐसे एरियाज़ में भी ऑब्ज़र्व की गई है एसिडिक रेन जहाँ पे करीब करीब कोई ऐसी इंडस्ट्री या पावर प्लांट नहीं थे जो ये पोल्यूटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ 100 किलोमीटर दूर जो है वो इंडस्ट्री या पोल्यूटेंट होते हैं और वो एयर से मूव करके कई 100 किलोमीटर दूर तक वो मूव कर चुके होते हैं। मीन्स टू से कि ये जो पोल्यूटेंट एयर में एक बार आ जाएं तो अपने सराउंडिंग के कई 100 किलोमीटर के एरियाज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं एसिडिक रेन से। जी, अब अगर इनके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले सॉइल पे और रॉक्स पे, एक तो एसिडिक रेन जब ये आती हैं तो सॉइल की अपर जो फर्टाइल लेयर है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनमें कुछ सॉल्ट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। रॉक्स से, माउंटेन से मेटल्स के आयंस को डिज़ोल्व कर लेते हैं, सॉल्ट्स को डिज़ोल्व कर लेते हैं। और जब ये मेटल आयंस वाटर में शामिल हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक तो प्लांट्स के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है, दूसरा वही वाटर जब फ्लो करते हुए वाटर रिजर्वायर्स में जाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, ओशंस में जाएंगे, तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो वाटर उनकी बॉडी में चला जाता है, वो मेटल आयंस उनकी बॉडी में चले जाते हैं जो कि उनके लिए टॉक्सिक हैं। और वही एक्वेटिक एनिमल्स को जब डिफरेंट बर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं अपनी फूड के लिए तो वो मेटल आयंस उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो कि उनके लिए भी टॉक्सिक हैं। इस तरह से एक्वेटिक लाइफ और बाकी जो बर्ड्स हैं उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। और सम केसेस में, सीवियर केसेस में जहाँ पे ज़्यादा एसिडिक रेन होने के चांसेस होते हैं या होती रहती है, वहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स में फिशेस वगैरह जो है उनकी डेथ भी हो सकती है। ह्यूमंस पे हम अगर बाकी इफ़ेक्ट्स देखें तो जो लोग उन एरियाज़ में हैं जहाँ पे एसिडिक रेन हो जाती हैं उनमें स्किन जो है उनके प्रॉब्लम्स, एलर्जी और आई इरिटेशन, लंग्स की प्रॉब्लम्स जिनमें एस्थमा वगैरह, ब्रोंकाइटिस वगैरह जो है ना वो डैमेज और इफ़ेक्टेड होने के चांसेस होते हैं और हो जाते हैं। और अगर हम फॉरेस्ट की बात करें यानी कि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट जितने भी हैं उनके ऊपर, उनके लीव्स पे एक थिन लेयर होती है, वैक्स लाइक क्यूटिकल लेयर होती है, तो उनको प्रोटेक्ट करती है। जैसे ही एसिड रेन होगी वो क्यूटिकल लेयर डैमेज हो जाती है और प्लांट्स के लीव्स जो सारे ख़राब हो जाते हैं, फिर वो इस काबिल नहीं रहते कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें और प्लांट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जैसे कि मैं शुरू में बताया कि स्टील जो है इसमें मेजर कंपोनेंट जो वो आयरन का होता है और जो एसिडिक रेन है इसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, वो मेटल को, स्पेशली आयरन को या आयरन के कंपाउंड को डिज़ोल्व कर लेते हैं।
उस वजह से जितने भी ये और पेंट को भी ये डिज़ोल्व कर लेते हैं, उसको भी डैमेज करते हैं। फिर इस वजह से जितने भी मेटल स्ट्रक्चर्स हैं और इवन उनके ऊपर अगर पेंट भी किया हुआ है तब भी, तो पेंट भी डैमेज होगा। जब पेंट डैमेज हो जाएगा तो इंटरनल मेटल स्ट्रक्चर वो नेकेड हो जाती है, तो वो भी इफ़ेक्टेड होती है, क्रोड होना शुरू हो जाती है और डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती हैं। उनसे सारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी कार्स व्हीकल्स वगैरह सारी, उसके अलावा ब्रिज और डैम जो हैं वो भी इफ़ेक्टेड होते हैं। इनके अलावा जो स्टैचूज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट सिटीज़ में बने हुए हैं, कंट्रीज़ में, तो वो बने होते हैं मार्बल्स के मोस्टली। तो मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है मेजर कंपोनेंट उसका, तो ये एसिडिक रेन कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत इजीली डिज़ोल्व कर लेते हैं। इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ में जो बिल्डिंग्स हैं उनमें उनकी डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मार्बल यूज़ होता है, और मार्बल जैसे कभी बताया कि ये एसिडिक रेन उनको डिज़ोल्व कर देते हैं, मार्बल को, कैल्शियम कार्बोनेट को। उनकी जो आउटलाइन है सारी स्ट्रक्चर की वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, डैमेज होती है। इसकी एक एग्जांपल जो है वो इंडिया में जो ताजमहल है, क्योंकि वो मार्बल से बना हुआ है, और उसके करीब ही जो है वो मतेरा रिफाइनरी है, बहुत बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी वजह से एसिडिक जो ऑक्साइड्स हैं वो उस एरिया में बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें नॉर्मली जो है ना वो एसिडिक रेन ऑब्ज़र्व की गई है, जिसकी वजह से उसका जो मार्बल या आउटलाइन है उसकी वो काफ़ी डैमेज हुई है, ऑब्ज़र्व किया गया। ये सारे कुछ इनके इफ़ेक्ट्स थे जनरल। इनको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह से, कौन से मेजर्स हैं जिनसे हम एसिडिक रेन से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहला तो ये है कि हर वो पैरामीटर जिसको फॉलो करते हुए हम एयर में जो एसिटिक ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ किया जाए, कम से कम किया जाए। ऐसे सारे पावर प्लांट्स जिनमें कोल यूज़ हो रहा है या स्पेशली ऐसा कोई भी फॉसल फ्यूल यूज़ हो रहा है जिसमें बर्न होने से सल्फ़र डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज़ होते हैं, उनको मिनिमाइज़ किया जाए और ग्रीनरी और प्लांट्स को इंक्रीज़ किया जाए। जब एयर में एसिटिक ऑक्साइड्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो है वो एसिड्स बनने की जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगी और एसिडिक रेन भी कम हो जाएगी। ओके, टेक केयर जी। इससे रिलेटेड व्यूवर्स कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, टेक केयर।